गाइस, स्वागत है आपका बायोलॉजी के एक नई यूनिट में जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी स्टडी ऑफ हैबिटेट को कहते हैं। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम क्रियाकलाप करते हैं, उसकी स्टडी को बेटा हम इकोलॉजी कहते हैं। आइए बेटा हम एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी से बाहर की चर्चा नहीं करेंगे। अवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंग, डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमारी सराउंडिंग है, वो बहुत ही अमेजिंग है। इतनी गजब की डाइवर्सिटी है, गजब की डाइवर्सिटी बेटा। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी बाई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एंड वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बाई वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से। वेरियस लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी ये डाइवर्सिटी इतनी गजब की कैसे है। क्या बाकी जगह भी ये डाइवर्सिटी होती है कि हमारे यहीं है? कि हमारी ये दुनिया इतनी सुंदर क्यों है? मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम। बेटा मैं आपको बता दूं, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू जब एक ही जैसा काम करने लगते हैं तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन जब एक जैसा काम करने लगते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम अगर एक जैसा काम करने लगे तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अगर एक जैसे एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म अगर एक से ज़्यादा मिल जाएं तो पॉपुलेशन बनती है। अगर वही पॉपुलेशन अलग अलग पॉपुलेशन से इंटरेक्शन करने लगे तो वो कम्युनिटी बन जाती है। अगर ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी अगर एबायोटिक फैक्टर से भी अगर मिलकर काम करने लगे तो इकोसिस्टम बन जाता है। और एक से ज़्यादा इकोसिस्टम मिलकर बेटा बायोम बना देते हैं। यही कह रहे हैं, आज हम हर लेवल पर जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा एनवायरनमेंट इतना सुंदर कैसे है। At any level of biological organization, we can ask two type of question। किसी भी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कैसे दो टाइप के क्वेश्चन? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको इंस्टांस के लिए बता दूं, उदाहरण के लिए बता दूं, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग। अगर कोई बुलबुल गाना गा रही है, अगर मैंने बुलबुल का गाना सुना, बुलबुल का गाना सुनते ही मुझे दो बात समझ में आ जाती हैं बेटा। क्या? इन द गार्डन बी में हाउ डज दिस बर्ड सिंग, कि पहली बात तो ये बुलबुल गाना गा कैसे पा रही है, और वाई डज इट बर्ड सिंग। दो प्रकार के सुन देखो बेटा, कि एक तो मुझे ये समझ में आया ये बुलबुल गाना कैसे गा पा रही है, और दूसरा बेटा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये उठता है कि बुलबुल गाना क्यों गा रही है। बुलबुल गाना कैसे गा पा रही है बेटा, ये हम फिजियोलॉजी में चर्चा करते हैं, और बुलबुल गाना क्यों गा रही है ये चर्चा बेटा हम इकोलॉजी में करते हैं। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो किसी को रिझाने की कोशिश कर रही है, वो किसी को बुलाने की कोशिश कर रही है, शायद इसलिए बुलबुल गाना गा रही है। आइए बेटा, द हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस व्हाइल द टाइप। देखो बेटा, जो हाउ वाला क्वेश्चन है ना, कैसे, उसके पीछे एक मैकेनिज्म है पूरी, जो हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। वाई, क्यों गा रही है। वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन से सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, बेटा यही इस प्रोसेस का महत्व को बताती है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज अवर एग्जाम्पल, द आंसर माइट बी इन द टर्म ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स। आप जानते हो बेटा, चिड़ियों के गले के अंदर सिरिंग्स होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, उसकी मदद से वो गाना गा पाती है। एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द वर्ड, आप जानते हो बेटा कौन सी बोन होती है? वोकल कॉर्ड। वेयर ऑफ फॉर द सेकंड क्वेश्चन, हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे जानेंगे क्यों गा रही है? वही हमारी आंसर कह रही है। सेकंड क्वेश्चन द आंसर में लाई इन द वर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद दिस मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। हो सकता है कि ब्रीडिंग सीजन आ रहा हो, वो अपने पार्टनर को रिझाने के लिए गाना गा रही हो, वो अपने पार्टनर को मनाने के लिए गाना गा रही हो, वो अपने पार्टनर से कॉपुलेट करने के लिए गाना गा रही हो, मे बी ब्रीडिंग सीजन हो। व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद ए साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, अगर बेटा आप साइंटिफिक वैज्ञानिक सिद्धांत को रखकर अगर तुम अपने नेचर को देखोगे, अगर वैज्ञानिक वाली खोपड़ी से अपने नेचर को आप देखोगे बेटा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जैसे आप व्हाट मेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ बोथ टाइप, यानी कि आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की जानकारी हुई। वाई आर नाइट ब्लूइंग फ्लावर जनरली वाइट, ये कह रहे हैं रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद कलर के क्यों होते हैं। अगर आपने साइंटिफिक वाली खोपड़ी को अगर सोच कर अगर आपने नेचर में घूमने की कोशिश की तो आपको बहुत तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे वाई आर नाइट ब्लूइंग फ्लावर जनरली वाइट, रात में खिलने वाले फ्लावर सफ़ेद ही क्यों होते हैं। दूसरा बेटा, हाउ डज वी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, बेटा जो मधुमक्खी होती हैं उन्हें कैसे पता पड़ता है कि मैं इस फ्लावर पे बैठूंगी मुझे यहाँ नेक्टर मिलेगा, मैं इस फ्लावर पे बैठूंगी मुझे यहाँ शरबत मिलेगा, मैं इस फ्लावर पे बैठूंगा मुझे यहाँ पानी का जूस मिलेगा। बेटा उसे कैसे पता पड़ता है कि नेक्टर कौन से फ्लावर पे है। वाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न, आपको तो पता होगा बेटा, जो नाक फनी होती है, जो कैक्टस होता है, उसके पास इतने कांटे क्यों होते हैं, बिना कांटे के वो क्यों नहीं रह सकती। उस सब के जवाब बेटा हमें इकोलॉजी में मिलेंगे। हाउ डज द चिक्स स्प्योर रिकॉग्नाइज अवर मदर, बेटा आपने देखे होंगे जो हमारी
चिक होती है, उसके जो छोटे छोटे चूहे होते हैं, जो मुर्गियाँ होती हैं उनके छोटे छोटे चूजे होते हैं, वो अपनी भीड़ में अपनी माँ को कैसे पहचान लेती हैं, जैसे वाइसी वर्सा जो अपनी माँ होती है अपने बच्चों को कैसे पहचान लेती है, एंड सो ऑन। अगर आप साइंटिफिक दिमाग लेकर चलोगे तो आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे, वाई इट इज़ पॉसिबल। लेकिन वो हुआ कैसे, आइए बेटा इसकी हम बातें थोड़ी सी करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस, आप पहले ही ये बात समझ चुके हो। इकोलॉजी सब्जेक्ट विच स्टडी द इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी इंट्रैक्शन की स्टडी है, इकोलॉजी हैबिटेट की स्टडी है ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म्स के बीच के, यानी दो ऑर्गेनिज्म के बीच के ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म के बीच के इंट्रैक्शन है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म के बीच की स्टडी नहीं, बल्कि एबायोटिक से उसका कैसा रिलेशन है उसकी स्टडी को भी बेटा हम इकोलॉजी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म के बीच की स्टडी तो इकोलॉजी है ही, और ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म के बीच की स्टडी तो इकोलॉजी है ही। ऑर्गेनिज्म का रिश्ता कैसा है एबायोटिक से, इसकी स्टडी को भी बेटा हम इकोलॉजी कहते हैं। एंड फिजिकल इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी बेसिकली बेटा 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिज्म, नंबर 2 पॉपुलेशन, नंबर 3 कम्युनिटी और नंबर 4 बायोम। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल। बेटा इस स्टडी पे हम पॉपुलेशन लेवल पर हम इकोलॉजी को देखेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, अगर मैं पॉपुलेशन लेवल पे देख रहा हूँ तो ये पॉपुलेशन है क्या? व्हाट इज पॉपुलेशन? ध्यान से देखो बेटा, ऑर्गन सिस्टम जब मिलता है तो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अगर ऐसे ही ऑर्गेनिज्म बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किसी एक स्पीसीज के एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे मान लो 100 कुत्ते अगर एक जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ कुत्ते की पॉपुलेशन होगी। मैं नाम रख दूँ जैसे डॉग पॉपुलेशन। अगर किसी कॉलोनी में अगर 1000 मेंबर ह्यूमन बीइंग के रह रहे हैं तो वो ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन होगी बेटा, दैट्स अ लोकल पॉपुलेशन। तो मैं कह दूंगा दैट्स अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। यस कैन नो। अगर बेटा मान लो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में अगर मान लो 2000 गधे रह रहे हैं तो मैं कह दूंगा दिस इज द लोकल पॉपुलेशन ऑफ द गधा। यस कैन नो, वेरी गुड। आइए बेटा चर्चा हम करेंगे पॉपुलेशंस की। ये कह रहे हैं कि इकोलॉजी की बात हम समझ तो गए, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे पॉपुलेशंस की। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन है क्या? इन नेचर वी रियरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। ये कह रहे हैं इस नेचर में हमें कोई सिंगल व्यक्ति देखने को नहीं मिलता। सिंगल व्यक्ति रेयरली फाउंड पाया जाता है, लेकिन उसका इंट्रैक्शन कहीं ना किसी न किसी से होता है। एनीवे मेजॉरिटी ऑफ देम लाइव इन ग्रुप्स एंड वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। इन्होंने कहा कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म बेटा किसी वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में ग्रुप में रहते हैं। हमारी एनसीईआरटी हमसे कहती है कि बेटा ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, और वो कम्पीट करते हैं एक दूसरे से सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। पोटेंशियली देखो सिमिलर रिसोर्सेज, रोटी कपड़ा और मकान, खाने के लिए बेटा कॉम्पिटिट करते हैं, मेटिंग पार्टनर के लिए कॉम्पिटिट करते हैं, यानी सिमिलर रिसोर्स सिमिलर होते हैं। खाना, रोटी, कपड़ा, पहनना, जगह रहना, हैबिटेट, बेटा इस सब के लिए कॉम्पिटिट करते हैं। कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता। एंड दस कॉन्स्टिट्यूट ए पॉपुलेशन, और उन सबको हम पॉपुलेशन ही तो कहते हैं। एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, यानी एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म किसी एक पार्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं और वो कम्पिटिट करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, वो सब पॉपुलेशन कहलाती है। और उस पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्शन अगर हो जाए तो वो कम्युनिटी कहलाती है। आइए बेटा, ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग implies sexual reproduction, although the term interbreeding implies sexual reproduction, मैं कह सकता हूँ। अब आप कहोगे सर स्पीसीज क्या है, एक ही तरह की स्पीसीज क्या है? मैं कहूँगा बेटा जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपुलेट कर सकते हो, इंटरब्रीड कर सकते हो, बेटा वो स्पीसीज कहलाती है। और इंटरब्रीड करना ही नहीं, इंटरब्रीड करके अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करना स्पीसीज कहलाती है। बेटा ये अर्नेस्ट मेयर नाम के साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, द फादर ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। बेटा एक साइंटिस्ट है, महान साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर, उन्होंने कहा कि स्पीसीज वो होती है जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, और इंटरब्रीड ही नहीं कर सके, अपने जैसे स्पीसीज को पैदा भी कर सके। दैट्स कॉल्ड। आइए बेटा, ए ग्रुप एंड रिजल्टिंग फ्रॉम इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो, यानी बेटा कि स्पीसीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है? जी हाँ करती है। जनरली कंसिडर्स ए पॉपुलेशन फॉर पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी, हम जनरली इकोलॉजिकल स्टडी के लिए पर्पज देखेंगे। ऑल द कॉर्नोमेंट इज वेटलैंड, ऑल द कार्मोरेट ऑफ वेटलैंड, कार्मोरेट जो वेटलैंड में रहते हैं वो सब पॉपुलेशन कहलाते हैं। अगर कोई मतलब उजड़ा हुआ खेत है उसमें चूहे रह रहे हैं बेटा, तो वो क्या है? पॉपुलेशन है। टीक वुड ट्री इन फॉरेस्ट ट्रैक्ट, फॉरेस्ट ट्रैक पर टीक वुड रहते हैं ट्री पर, वो भी तो पॉपुलेशन है। बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट,
कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया पाया जाना वो भी तो एक पॉपुलेशन है। लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, यानी कि लोटस कमल के फूल अगर पॉन्ड में मिले वो भी तो एक पॉपुलेशन, आर सम एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन, यानी इन्होंने कहा एक सब एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलेशन के हैं। देखो पॉपुलेशन 3 टाइप की होती है, लोकल पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन और सिस्टर पॉपुलेशन। अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म कोई भी एक पॉपुलेशन एक यहाँ रह रही है, एक पॉपुलेशन यहाँ रह रही है, ये लोकल पॉपुलेशन होगी, दूसरी पॉपुलेशन यहाँ रह रही होगी, ये लोकल पॉपुलेशन हो गई। अगर इस पॉपुलेशन में से निकल कर दूसरा ऑर्गेनिज्म इस पॉपुलेशन में आ गए तो ये दोनों मेटा पॉपुलेशन बन जाएंगे। समझ गए बेटा? अगर एक पॉपुलेशन यहाँ दिस इज द लोकल पॉपुलेशन, दूसरी पॉपुलेशन यहाँ दिस इज द लोकल पॉपुलेशन, और एक पॉपुलेशन में से निकल के एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में चला जाए, दिस इज द मेटा पॉपुलेशन। इन अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्न द ऑल्दो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द सम, आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में। इट इज दैट अ पॉपुलेशन लेवल, आज हम इट इज द पॉपुलेशन लेवल द नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट द इवॉल्व डिजायर्ड ट्रैक। बेटा पॉपुलेशन लेवल पे नेचुरल सिलेक्शन होता है, और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो दी थी डार्विन साहब ने दी थी। डार्विन साहब ने कहा था नेचर सेलेक्ट उसी को करती है जो फिट होता है, जो फिटेस्ट होता है उसी को नेचर सेलेक्टेड। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी। आप जानते हो नए डार्विनिज्म हम कहाँ पढ़ते हैं बेटा? इवोल्यूशन में। तो ये कह रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिंक करती है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से। अब आप जानते हो बेटा जेनेटिक्स कैसे आ गई? जेनेटिक्स तो तभी आएगी ना, आप जानते हो ये पॉपुलेशन है, किसी एक स्पीसीज की पॉपुलेशन रह रही है, इसमें से नेचुरल सिलेक्शन बेटा उसी का करेगी जो फिट होगा, और फिट वही होगा जिसका जेनेटिक मेकअप अच्छा होगा, फिट तो वही होगा जिसका जेनेटिक मेकअप अच्छा होगा, जिसका जेनेटिक मेकअप अच्छा होगा वही तो फिट होगा। इसी तरह पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट, पॉपुलेशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं वेयर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिज्म के नहीं होते, किसी एक इंडिविजुअल के नहीं होते, बल्कि पॉपुलेशन की कुछ तो प्रॉपर्टी होती होंगी। देखो कौन से होते हैं? एन इंडिविजुअल में है बर्थ एंड डेथ, हम जानते हैं कि इंडिविजुअल का जन्म और मृत्यु हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन का बर्थ और डेथ नहीं होती, उसके बर्थ रेट और डेथ रेट होती है। यानी क्या कह रहे हैं? देखो पॉपुलेशन के सर्टेन एट्रीब्यूट होते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, जो कि इंडिविजुअल के नहीं होते। एंड इंडिविजुअल में है बर्थ एंड डेथ, इंडिविजुअल का बर्थ और डेथ हो सकती है, बट ए पॉपुलेशन हैज बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बट पॉपुलेशन का बर्थ रेट और डेथ रेट होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिविजुअल का बर्थ और डेथ हो सकती है, लेकिन पॉपुलेशन का बर्थ और डेथ नहीं होती बेटा, बर्थ रेट और डेथ रेट होती है। इन ए पॉपुलेशन दिस रेट रेफर टू पर कैपिटा, द पॉपुलेशन दिस रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। पर कैपिटा का मतलब पर इंडिविजुअल, यहाँ पर बेटा जो कैपिटा है इस कैपिटा का मतलब यह इंडिविजुअल, यानी कि हम जो आपको पता है जब भी हम बर्थ रेट और डेथ रेट देखते हैं तो पर इंडिविजुअल देखते हैं, पर कैपिटा देखते हैं। The rate hence expresses about our change in number, increase or decrease with respect to member of population. Member of population जैसे मान लो एग्जाम्पल देंगे, here is example, if a pond there were 20 lotus plants last year, ये कह रहा है कि किसी तालाब में 20 कमल के फूल थे पिछले साल, तो रिप्रोडक्शन 8 नए प्लांट आ गए, रिप्रोडक्शन के बाद 8 नए आ गए, तो 20 में कितने बढ़े? 8, तो पॉपुलेशन क्या हुई इसकी? अब क्या हुई? 8/20। टेकिंग करंट पॉपुलेशन इज 28, करंट 28 हो गई ना। बी कैलकुलेट द बर्थ रेट, तो बर्थ रेट क्या होगी बेटा? 8/20 इक्वल टू 0.4, यानी कि वहाँ कितने नए आ गए, कितने टोटल थे, दिस इज कॉल्ड बर्थ रेट। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट मेंबर, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पॉइंट ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर इफ 4 इंडिविजुअल ऑफ ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन 40, अब देखो इफ 4 इंडिविजुअल इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 मल्टीप्लाई डाइट, अब देखो 4 मर गए, 40 थे, कितने मर गए? 4/40, कितने हो गए? 4, तो मर कितने गए? 4, टोटल कितने थे? 40, तो डेथ रेट कितनी हो गई? 0.1। इट इज स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, इससे बिग द टाइम इंटरवल दिया होगा, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ते हैं जब भी हम रेट निकालते हैं तो यूनिट टाइम इंटरवल में निकालते हैं ना। से वी द डेथ रेट इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड ए 4/40.1 इंडिविजुअल पर वीक, यानी कि यहाँ पर जो बेटा 4 मरे थे वो एक वीक में मरे, तो कितनी होगी पॉपुलेशन? 4 वीक। अनदर एट्रीब्यूट, देखो पॉपुलेशन के 4 एट्रीब्यूट होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, 3 एट्रीब्यूट तो होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो। अब अगला देखो, अंडर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो, एन इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल बट ए पॉपुलेशन हैव सेक्स रेशियो। चाहे इंडिविजुअल मेल और फीमेल हो सकता है, लेकिन पूरी पॉपुलेशन का अगर मैं देखूं तो सेक्स रेशियो निकला। जैसे मान लो आगरा की एक लोकल पॉपुलेशन है और मैं कहूँगा बताओ इसमें सेक्स रेशियो किसका ज़्यादा है? अगर फीमेल ज़्यादा होगी तो फीमेल का ज़्यादा हो जाएगा, मेल ज़्यादा होगी तो मेल का ज़्यादा होगा। इंडिविजुअल का मैं सेक्स देख सकता हूँ मेल है कि फीमेल है, लेकिन पॉपुलेशन का हम सेक्स रेशियो देखते हैं।
एग्जाम्पल 60% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल एंड 40%, एग्जाम्पल दिया जैसे 60% किसी पॉपुलेशन में फीमेल हैं और 40% अगर मेल है। अगला देखो बेटा, ए पॉपुलेशन ऑफ एनी गिवन टाइम इज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट एजेस, एज की डिफरेंट हो सकती है। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज और एज ग्रुप, बेटा यहाँ पर हम एज ग्रुप देखते हैं, प्लॉटेड द फोर पॉपुलेशन, दिस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पिरामिड। और बेटा इसको हम क्या कहते हैं, एज पिरामिड। किस रिप्रोडक्टिव एज के हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज के हैं, रिप्रोडक्टिव एज के हैं कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के हैं, और जब इनको हम मिला देंगे तो हमें पिरामिड मिल जाएगा। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड जनरली शो, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए हम जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन ए डायग्राम। ह्यूमन पॉपुलेशन के मेल एंड फीमेल का एज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ, अब जो जिसका शेप अगर आएगा तो वो ग्रोथ को ही बताएगा, इसकी ग्रोथ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ऑफ द पॉपुलेशन, वेदर इट इज ग्रोइंग और स्टेबल और डिक्लाइन, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है कि गिर रही है, ये आपको ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। जैसे ये बेटा एक्सपेंडिंग हो रही पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग हो रही है तो प्री रिप्रोडक्टिव ये एक्सपेंडिंग है, ये स्टेबल है, डिक्लाइनिंग। कैसे देखेंगे एक्सपेंडिंग है, कैसे देखेंगे डिक्लाइनिंग है, कैसे देखेंगे इंक्रीजिंग है, आइए बेटा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।